हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। कल हम लोग सौर मंडल के बारे में डीप डिस्कशन किए थे, जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर का। और आज हम लोग उसके अगले चैप्टर चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस सबको हमने कलेक्ट किया है और उसको यहाँ पे लेके आए हैं। इसका आज हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। ऑप्शन क है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन ख है तलछटी चट्टान, ऑप्शन ग है आग्नेय और तलछटी दोनों, और ऑप्शन घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना, की उत्पत्ति कैसे होती है। क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टान, इसकी जो उत्पत्ति है वह कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग चट्टान को ना समझ ही लेते हैं। टोटल ये कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। रूपांतरित चट्टान या इसको कायांतरित चट्टान भी हम लोग कहते हैं। और ये सब का निर्माण कैसे होता है इसको भी हम लोग फटाफट 2 मिनट में समझ लेते हैं। आग्नेय चट्टान वैसे चट्टानों को कहते हैं जो ज्वालामुखी के मतलब धरती के अंदर से, हमारे पृथ्वी के भीतर में जितने भी मतलब मैग्मा है जो कि पिघले अवस्था में, जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। और यह लावा जब ठंडा हो जाता है तब किसका रूप ले लेता है? तो आग्नेय चट्टान का ले लेता है, ठीक है। उसके बाद अवसादी चट्टान, ये प्राकृतिक रूप में यह तैयार होता है। जैसे आग्नेय चट्टान ही जब क्या होता है, इसका जब छिलन होता है, जब ये घिसता है बालू के रूप में आकर जम जाता है, और इसके ऊपर पेड़ पौधे के अवशेष जब जमा हो जाते हैं, इसमें मृत जीव जंतु भी अवशेष के रूप में हो जाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है? ये टाइट हो जाते हैं। इसके बाद जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा भी हम लोग समझ गए। रूपांतरित चट्टान क्या होता है इसे भी जरा समझ लेते हैं। मतलब अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, ये दोनों प्रकार की ही चट्टान है। इसके ऊपर जब क्या होता है, अत्यधिक दबाव पड़ता है, ठीक है ना, और अत्यधिक गर्मी के कारण यह क्या होता है, इसके मतलब इसका जो अंदर का स्वरूप होता है वह चेंज हो जाता है। तो इससे इसका क्या हो जाता है, टोटली यह चेंज हो जाता है, यानी कि इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, जिससे हम लोग इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के चट्टानों को क्या किया है, अच्छा से समझा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आग्नेय और तलछटी दोनों। तलछटी अवसादी चट्टान को ही कहा जाता है, यानी कि आग्नेय चट्टान का तल जब छिला करके, मतलब कोई भी चीज पर जब हवा का जोर पड़ता है तो वो क्या होता है? घिसने लगता है, और घिसने के बाद जैसे पहाड़ घिसेगा तो क्या होगा? वह बालू बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से बालू, पेड़ पौधे के अवशेष वगैरह, ये सबको क्या होता है, एक एक जगह पर मतलब बहुत दिनों तक, ठीक है ना। अब भूगोल में क्या होता है ना, बहुत दिनों का मतलब 1-2 साल 10 साल नहीं होता है। मतलब भूगोल में अगर कुछ दिनों की अगर बात कही जाए ना, तो कुछ दिन मतलब होता है 3-4 लाख साल, ठीक है ना। तो बहुत दिन के हम यहाँ पर चर्चा किया, मतलब कि करोड़ों वर्ष। तो करोड़ों वर्ष के उपरांत क्या बनता है? अवसादी चट्टान बनता है, ठीक है ना। तो अवसादी चट्टान को ही तलछटी चट्टान भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परतदार चट्टान भी कहते हैं। जैसे हम लोग के डेली इस्तेमाल में सिलौटी का जो इस्तेमाल होता है वो भी क्या है? एक प्रकार के परतदार चट्टान है। उसको तोड़ने में क्या होता है? बहुत आसानी होता है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ग। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान शैल है? कायांतरित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान जो होता है वह इसमें से कौन है, ये हमको पता करना है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संगमरमर। ये संगमरमर जो होता है ना, यह है कायांतरित चट्टान का एक मतलब, यह क्या है, एक मतलब प्रकार है। जीवाश्म चट्टान जो होता है ना, यह अवसादी चट्टानों से बनता है, ठीक है ना। ग्रेनाइट हो गया,
ये बहुत कठोर होता है। और यह ग्रेनाइट का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है आग्नेय चट्टान से, ठीक है ना। ये कोयला जो है, ये कोयला भी क्या है, आग्नेय चट्टान का रूप है, ठीक है। कहने का मतलब है कि धरती के अंदर से, धरती के अंदर में बहुत सारे चीज है, क्या बहुत सारे तत्व है, मेटल है, मटेरियल्स है। तो ये सब जब बाहर निकलते हैं तो कोयला भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। ग्रेनाइट भी बहुत कठोर होता है, ग्रेनाइट भी क्या हो जाएगा, ये भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगमरमर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, मतलब कि रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान कौन नहीं हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा था, हमने सभी प्रकार के चट्टानों के बारे में थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है, तो यहाँ पे ये ग्रेनाइट, ठीक है ना। ग्रेनाइट जो है यह क्या है, यह आग्नेय चट्टान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं, तो ये तो हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपक्षय अपक्षयन की, अगला क्वेश्चन है, अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। दोस्तों क्वेश्चन है कि अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया रासायनिक और अपक्षयन दोनों की है। ऑप्शन ए है क्रिस्टल, ऑप्शन बी है कार्बनिकीकरण, ऑप्शन सी हो गया जलयोजन, ऑप्शन डी हो गया अपसस्कन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कौन, इसका आंसर ग हो जाएगा, जल योजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, मतलब किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो हमको लगता है इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है यह क्या होता है, यह आग्नेय चट्टान से बनता है, ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टान में क्या होगा, आग्नेय चट्टान तो पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी भड़कता है उसके भीतर से जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसमें कोई भी जीव जंतु को रहने का क्या है, कोई चांस ही नहीं है। तो ग्रेनाइट निश्चित रूप से नहीं हो जाएगा। बलुआ पत्थर के भीतर में सूक्ष्म जीव वगैरह के मतलब मरे हुए अवशेष होते हैं, और इससे क्या होगा, अगर हम लोग बलुआ पत्थर को तोड़ फोड़ करें तो उसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं, तेल वगैरह निकाल सकते हैं। और सेल, सेल मतलब पत्थर ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेनाइट क्या होता है, यह आग्नेय चट्टान से होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं उसका फुल पीडीएफ विद आंसर आपको अपेक्स इंग्लिश क्लासेज ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग सर्च कीजिए और उसे डाउनलोड कीजिए। और जितने भी स्टडी मटेरियल है और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है और जितने भी सामग्री है वो सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है। तो आग्नेय चट्टान में क्या, इसका आंसर हम लोग ले सकते हैं, मतलब इसका आंसर हम लोग इजी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, बताइए। आग्नेय चट्टान जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जीवन का क्या है, कोई मतलब हम क्या कहें, इसमें जीवन का कोई कल्पना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार के जीव जंतु होंगे नहीं होंगे। बाकी अवसादी से तेल निकाला जा सकता है, यह इसके अंदर में बहुत से मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, ये बढ़ते भी रहते हैं, कायांतरित में भी चेंजिंग होता रहता है। लेकिन आग्नेय चट्टान वो एक बार धरती के अंदर से जितना निकला वो निकला, फिर उसके बाद वेट और वॉच करने से भी कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है, ऑप्शन क बोफोर्ड पैमाने से, ऑप्शन ख डेसिबल से, ऑप्शन ग न्यूटन में, ऑप्शन घ रिएक्टर पैमाने में।
इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग सभी ऑप्शन को बारी बारी से जानते हैं। बुफोर्ड पैमाना क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। बुफोर्ड पैमाना जो होता है यह एक प्रकार का मतलब यंत्र है। इससे क्या होता है कि धरती पर या समुद्र पर जो भी हवाएं चलती है उसकी स्थिति हम लोग नापने के लिए क्या करते हैं, इस पैमाने का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेसिबल में हम लोग क्या नापते हैं, तो साउंड को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि साउंड की कितना मतलब तीव्रता है नहीं है। ये न्यूटन क्या, ये तो बल का मात्रक है कि नहीं। रिएक्टर पैमाने, ये रिएक्टर पैमाने में क्या करते हैं, भूकंप की मतलब रिएक्टर पैमाने से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। रिएक्टर पैमाने से क्या करते हैं हम लोग, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप कितने तीव्र गति की थी या नहीं थी, मतलब क्या इसका पावर था, इस सब को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। और भूकंप नापने का एक और यंत्र होता है जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या होता है ना, वो इस तरह से क्या होता है, भूकंप का मतलब झटका आ रहा है, कैसे आ रहा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं सिस्मोग्राफ से। रिक्टर स्केल से क्या करते हैं हम लोग, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। मतलब ये 1 तीव्रता की है, 2 तीव्रता की है, 3 की है या 7, 8, 9 की है, कितनी तीव्रता की है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो रिक्टर स्केल से करते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता का हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं। 1 से 3 तक की तीव्रता है तो मतलब वो किसी काम का नहीं है। मतलब भूकंप जो है 1 से 3 के बीच में अगर है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। 3 से ऊपर है, 6 तक है तो यह विध्वंसकारी हो सकता है। 6 से ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, घातक हो गया। तो 6 से ऊपर का अगर भूकंप है, 6 से अधिक तीव्रता का, तो इसको क्या कहा जाएगा, अत्यंत विनाशकारी भूकंप, ठीक है। और हर एक, कहने का मतलब कि हर एक स्टेप के बाद, जैसे 1 के बाद जो 2 तीव्रता की भूकंप होगी वह क्या होगा, पहले से 10 गुना। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ 6 का है तुम्हारे यहाँ 7 का, अरे तो एक ही का फर्क है, तो इसको हम लोग इजी वे में नहीं ले सकते। क्योंकि अगर मान लेते हैं 6 भूकंप की तीव्रता अगर होगी, इसमें जितना नुकसान होगा, यह जितना झटका देगा, 7 इससे थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, बल्कि 7 क्या होगा, 6 का 10 गुना होगा, ठीक है। अब 7 के बाद अगर कहीं पे 8 का भूकंप तीव्रता अगर आया है, तो 7 से 8, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक ही तो ज्यादा है, बल्कि 7 जितना पावरफुल था इसका 10 गुना क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से रिक्टर स्केल पर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब वह कौन सी आपदा है। इस जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, कौन सा आपदा है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और वह क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। वह कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क पर स्थित है भूकंप, ऑप्शन ख पर है चक्रवात, ऑप्शन ग पर है बवंडर, और ऑप्शन घ पर है प्रभंजन। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और हमें मालूम है कि हमारे भाई लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों भूकंप जो है ना, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है क, ठीक है। चक्रवात हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि चक्रवात अगर कहीं भी समुद्र में उठेगा तो उसका स्पीड और उसको तट पर आने में कितना, मतलब कितना दूरी है, इस दोनों को क्या कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, वो कितना चाल से आ रहा है और कितना दूर है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समय का पता लगा सकते हैं। और समुद्र के किनारे जो लोग हैं या जो मछुआरे हैं जो समुद्र में मछली मारने जाते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, सचेत कर देते हैं कि 1 घंटा में यहाँ तक आ जाएगा चक्रवात, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ इस एरिया को क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए। तो चक्रवात का हम लोग आइडिया लगा ही लेते हैं। बवंडर भी पता चल ही जाता है, अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, हमको आंधी का अनुमान लगा सकते हैं क्या। और उसके अलावा मतलब सैटेलाइट से भी हम लोग पता लगा लेते हैं। प्रभंजन भी हवा ही एक तरह का आंधी तूफान ही है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं यह कहाँ पर है, इसका क्या दिशा है, कहाँ पर जा सकता है। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, बल्कि मेरा आंसर सही कौन हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। क्योंकि भूकंप को हम लोग कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि यह कब आएगा और कब नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, नो डाउट। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंप का कारण बताता है? क्या कह दिया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है एक कारण है जो एशिया और यह इसमें से कौन सा कारण है जो एशिया और पूर्वी सीमांत, यानी कि एशिया हो गया और एशिया के पूर्व में जो भी जगह है वहां पर भूकंप के आने का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? कहने का मतलब कि हमारा भारत जो है कहाँ है? हमारा भारत पूरब में है, ठीक है, और साथ ही साथ उत्तर में है, ठीक। तो एशिया यानी कि हमारे भारत के ही आसपास के बारे में बात किया जाता है, और पूर्वी सीमांत की बात किया जाए तो जापान के आसपास के एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत और उसके पूर्व में, जैसे मान लीजिए विश्व मानचित्र पर हमारा भारत कहाँ है? ये विषुवत रेखा हो गया, ये, और इसको हम लोग क्या कहें? ये कौन सी रेखा है? ध्रुवीय रेखा है, ठीक है ना। तो भारत यहाँ पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। हम तो कहते हैं पूरा इसको यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, पूरा भारत ही है, अगर मेरा बस चले तो अखंड भारत। और इधर धनुष के शेप में जापान है, जो कि क्या है? एकदम पूरब में है। और बोल रहा है कि यहाँ पर जो भूकंप आएगा इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो दोस्तों पता है ये सभी एशिया में ही आता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्या है? यहाँ पर काकेशस पर्वत है, उधर यूरोप चालू हो जाता है। तो यहाँ तक ये पूरा क्या है? यह एशियन प्लेट हो गया। हमको पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, मतलब बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट है, 7 बड़े बड़े प्लेट है, और इसी के टकराने से क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। तो जिसमें से एक प्लेट है, सबसे बड़ा प्लेट है, क्या है? वो एशियन प्लेट है, और दूसरा जो प्लेट है वो प्रशांत महासागर के नीचे हो गया। यहाँ पर यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गया, इधर भी है अमेरिकन प्लेट है, और हिंद महासागर के अंदर भी प्लेट है, क्या? तो बहुत अलग अलग जगह पर क्या है? छोटे बड़े बहुत सारे प्लेट है। तो कह रहा है कि पूर्वी सीमांत में जो भी भूकंपीय घटना होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो पहला तो एशिया की बात कर रहा है, उसमें एशियन प्लेट आ ही जाएगा, और इसके अलावा और कौन यहाँ जापान को डिस्टर्ब करता है? यहाँ पर कौन सा प्लेट होगा? प्रशांत महासागर का जो प्लेट है। ऑप्शन को चलिए देखते हैं हम लोग। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट, यानी कि पैसिफिक ओशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं, ठीक है ना। तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन, क्योंकि दोनों प्लेट क्या है? आपस में मतलब चलते रहते हैं, और इसके टकराने से क्या होता है? जोर का झटका पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? महसूस होता है। तो एशियन प्लेट हो गया ऊपर में, उसके नीचे क्या है? कौन है? यह पैसिफिक ओशन वाला प्लेट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। यूरोपियन प्लेट के नीचे अफ्रीकन प्लेट, देखिए यूरोपियन प्लेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके नीचे क्या बोल रहा है? अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बताइए, कोई आइडिया ही नहीं बन रहा है क्या? मान के चलते हैं यहाँ तक होगा यूरोपियन, लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया के पूर्वी, यानी कि एशिया के पूर्व मतलब हम लोग किधर जाएंगे? एकदम भारत तो हमारा एशिया में ही है ना, और भारत हमारा पूर्वी देश कहलाता है, और पूरब से और पीछे जाएंगे क्या होगा? मतलब और पूरब में जाएंगे तो जापान हमको मिलेगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारा यहाँ पर इस एरिया के बारे में, जापान के आसपास हमको क्या कर रहा है? यह क्वेश्चन लेके जा रहा है, तो हम लोग यहीं को पकड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एशियन प्लेट हो जाएगा, और यहाँ पर पैसिफिक वाला प्लेट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे भी पढ़ लेते हैं। एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट, ना ये नहीं होगा। पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट यहाँ हो गया, अमेरिकन प्लेट यहाँ हो गया। एशिया के बारे में बता रहा है, तो हम अमेरिका में क्या करने जाएंगे भाई? क्या इसका आंसर हो जाएगा? क, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मोना लोआ उदाहरण है। देखिए एक मोना लोआ जो है ना, वो क्या है? वो एक प्रकार का ज्वालामुखी है, ठीक है। वो बहुत दिनों से सोया हुआ था। कहने का मतलब है कि
बहुत दिनों से उसमें कोई हरकत ही नहीं हुआ था, लेकिन अचानक बहुत दिनों के बाद उसमें क्या होता है, मतलब हरकत होता है और भयंकर तबाही लाता है 38 साल पहले, और उससे लेकर के क्या है अब तक उसमें तबाही फैला हुआ है। यह अमेरिका में है और क्या है, एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। लोग इसके बारे में ऐसा मान लिए थे कि यह क्या है, मर चुका है, लेकिन यह क्या है, अब लगातार क्या कर रहा है, अपने अंदर से ज्वाला मतलब क्या मैग्मा को बाहर निकाल रहा है। और ज्वालामुखी जो हमेशा अपने भीतर से क्या करे, भूगर्भीय पदार्थ को यानी कि मैग्मा को निकालते रहे, उसके अलावा मैग्मा लावा और गैसेज राख वगैरह अगर निकलता रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी आया तो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी 3 टाइप के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कहते किसे हैं ये भी जान लेंगे। ज्वालामुखी हम लोग वैसे भौगोलिक आकृति को कहते हैं, यानी कि एक ऐसा भौगोलिक घटना जिसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर के जितने भी मैग्मा है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत बहुत प्रकार के क्या है, मेटल है, बहुत बहुत चीज है, लोहा, कोयला, पत्थर, सोना, चांदी, बहुत चीज है जो हमारे पृथ्वी के क्या है, गर्भ में छिपा हुआ है। और अगर एकदम हम लोग कोर में जाए तो वहां पर क्या है, पत्थर, लोहा, ये सब क्या है, पिघला हुआ अवस्था में है, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर की कोई पृथ्वी पर क्या होता है, सतह पर कोई दरार अगर हो गया या नीचे के प्रेशर के कारण क्या होता है, कोई मतलब सुराख वगैरह बन जाता है, और उससे होकर के क्या होता है, अंदर का सभी मैग्मा बाहर निकल आता है। और बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है, हुआ उसको हम लोग लावा बोलते हैं। और यह लावा जब ठंडा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये तो बहुत पहले वाला पहला या दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग ज्वालामुखी की बात कर रहे थे। यानी कि पृथ्वी के भीतर से, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से जब मैग्मा बाहर आता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक वैसे ज्वालामुखी होता है जो हमेशा अपने अंदर से क्या करता है, मैग्मा बाहर फेंकते रहता है, इसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और एक ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी होता है जो बहुत साल पहले क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, और उसके बाद बहुत दिनों से उसमें कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब है कि अब लगता है क्या कि ये अब सो गया है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अब यह सो चुका है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुसुप्त। मतलब होता क्या है कि सो चुका है, लेकिन फिर अचानक कभी पता चलता है कि फिर इसमें विस्फोट हो गया, फिर कुछ दिनों तक 20-25 सालों तक क्या होता है, फिर वो सोया हुआ है, उसमें कोई हरकत नहीं, और फिर अचानक उसमें क्या हो जाता है, उसमें फिर विस्फोट हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुसुप्त मतलब जैसे बच्चे लोग रोते हैं ना, सुसुक सुसुक कर रोते हैं, मतलब थोड़ा देर रो लिए फिर चुप हो गए, फिर थोड़ा देर रो लिए फिर चुप हो गए, जब याद पड़ा फिर रोना शुरू कर दिए, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब सुसुक सुसुक के रो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहेंगे, सुसुप्त ज्वालामुखी। और एक ज्वालामुखी होता है जो मृत है, जो 200-300 साल पहले कभी फूटा था, विस्फोट हुआ था, और उसके बाद से उसमें कोई हरकत नहीं हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये कभी होगा भी नहीं। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहेंगे, तो मृत ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। मौना लोआ क्या है, यह यूएस में स्थित है, और यह कैसी ज्वालामुखी है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मृत ज्वालामुखी समझ गए किसे कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब जो इसमें घटना होता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर होता है, वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, वो क्या कहलाता है। देखिए पृथ्वी के नीचे कहने का मतलब अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग अगर सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं ना तो उससे बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसमें तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट है, तो हमने सोचा है कि सबको अगर लेंगे तो समय भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, एक ही बार उठाए हैं, और अगर उस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेते हैं ना तो उससे कई सारे क्वेश्चन भी क्या होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। और हम सॉल्व भी कैसे करा रहे हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कोई ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है उसको भी हम बताते हैं, सही है तो क्यों सही है, क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं ना तो 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 40 क्वेश्चन को क्या किए, कवर किए हैं, लेकिन इसको अब 40 नहीं समझे, इसके अंदर में 4 ऑप्शन भी तो है। अब चारों ऑप्शन को भी क्या करते हैं, समझ रहे हैं। मान लेते समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन घबराने की बात नहीं।
हमने कितना डाटा कलेक्ट किया, 40 तो क्वेश्चन था और उसके सभी चारों ऑप्शन को भी, यानी कि लगभग 160, यानी कि मान के चलिए 150 क्वेश्चन जो है हम लोग 1 घंटा में क्या कर रहे, डिस्कशन कर रहे हैं। तो सोचिए अगर हम लोग 3 महीना लगातार अगर क्या करें, इसको डिस्कशन करें 3 महीना, यानी कि इंटू 90 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है 10 दिन फाजिले हो जाए, है कि नहीं, यानी कि 100 दिन, तो कितना हो गया 16, और इस पर ये वाला दोनों जीरो आ जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी से 16,000 क्वेश्चन, ठीक है ना, 16,000 क्वेश्चन कम नहीं होता है, 16,000 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब सोचिए 16,000 क्वेश्चन में कितना आपको लेना है, पूरा ज्योग्राफी से ही तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग 80% क्वेश्चन को तो जरूर टच करेंगे क्या। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग से बार बार कि आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिए, स्किप मत कीजिए और टाइम दीजिए। 1 घंटा, आपका 1 घंटा आपके भविष्य को बदल सकता है। ज्वालामुखी की सक्रियता, इससे पहले कोई क्वेश्चन था, कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल को कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर जो सेल है, सेल माने होता है पत्थर, ठीक है ना। पृथ्वी का यह ऊपरी भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7वां क्लास में चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को कहा जाता है भूप्रपट्टी, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को भूप्रपट्टी। उसके नीचे क्या होता है, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये वाला, इसको बोला जाता है मेंटल, ठीक है। पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, भूप्रपट्टी। क्या कहा जाता है, भूप्रपट्टी। ये भूप्रपट्टी भी 2 प्रकार के होते हैं, सागरीय और स्थलीय, ठीक है ना। महासागरीय परपट्टी, स्थलीय परपट्टी, ठीक है। उसके नीचे बहुत बड़ा एरिया होता है जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, ठीक है। और उसके भीतर में जो हिस्सा होता है जिसमें क्या होता है, धकता हुआ क्या होता है, लोहा होता है और निकेल होता है, जिसे निफे कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में, मतलब इसको मैग्मा इसमें भरा हुआ होता है। क्या क्या भरा हुआ था, मैग्मा भरा हुआ था। तो यह मैग्मा किस अवस्था में होता है, एकदम पिघला हुआ अवस्था में। जैसे हम लोग लोहा को जब खूब गर्म कर दे तो उसका आकृति क्या हो जाएगा, वो पानी के जैसा एकदम क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर भी तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए 6000 डिग्री में 1300 डिग्री सेल्सियस में लोहा जो है ना वह पानी की अवस्था में चला जाएगा। यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस, ये 6000 डिग्री कितना के बराबर होता है, आप को नॉलेज के लिए बता देते हैं। सन का जो बाहरी एरिया होता है ना, जिसे कल हम लोग पढ़े थे, कोरोना कहते हैं, किरीट कहते हैं, इसका बाहरी सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, इतना हमारे पृथ्वी के क्या है, केंद्र में इतना टेम्परेचर है। तो बताइए यहाँ पर कोई भी मेटल क्या होगा, एकदम पिघला हुआ अवस्था में होगा क्या। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बेसाल्ट एक प्रकार का चट्टान है, जिसे मतलब क्या कहते हैं, कौन सा चट्टान कहते हैं, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। लोकोलिथ, यह भी हमारे पृथ्वी के अंदर ही होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लेयर है। जब हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से डिटेल में अगर हम लोग एनालिसिस कभी करेंगे तो इसमें इसका चर्चा करेंगे। लावा किसे कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में हम लोग फंसेंगे यहीं पे। पृथ्वी के भीतर से जो निकलता है उसे लावा भी कहते हैं, मैग्मा। यहाँ पर कंफ्यूजन है, इस दोनों में आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, तब तक हम लोग इस दोनों को फिलहाल डिस्कशन करते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर जो पिघली अवस्था में मटेरियल है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। लेकिन यही मैग्मा जब बाहर निकलता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी से बहुत तेजी से जब बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, वो चारों तरफ छिटा उटा जाता है और सूखने के बाद क्या होता है, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो यह लावा जब बाहर निकलता है, अरे यह मैग्मा जब बाहर निकलता है ना, तब यह बन जाता है लावा, ठीक है। यह मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तब बन जाता है लावा, लेकिन पृथ्वी के अंदर आता है तब तक उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और यह लावा जब ठंडा आ जाता है, ठंडाने के बाद एकदम टाइट हो जाता है, उसमें पत्थर होता है, कोयला होता है, लोहा होता है, सोना होता है, बहुत सारा चीज होता है इसमें। ये ठंडा जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इस आग्नेय चट्टान को देखिए, चट्टान हो गया मतलब यह पत्थर के टाइप का होगा क्या,
हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, बहुत तरह की भौगोलिक आकृतियां होती है। अगर कोई आकृति 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं या पहाड़ कहते हैं, ठीक है ना। और वही पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, यह जो नोकीला है ना, यह नोकीला ना हो, एक बल्कि एक कैसा हो, टेबल के जैसे हो, ठीक है ना। यह भी ऊंचाई है, लेकिन इसका ऊपर का क्या है, यह नोकीला वाला हिस्सा नहीं है। और यह उठी हुई जो भाग है, ठीक है ना, बहुत दूर में होता है, इसको हम लोग पठार कहते हैं। लेकिन पठार का भी क्या है फंडा, कि उसका भी हाइट 1000 मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हमारे धरती पर पृथ्वी तल से 1000 की ऊंचाई पर जो भी चीजें होंगी, भौगोलिक रचना होगी, उसे क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, नहीं तो पठार कहेंगे। पहाड़ और पठार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह होता क्या है। तो अगर ऊपर शिवलार है तो उसे हम लोग पहाड़ कहेंगे, और अगर ऊपर सीधा है, वो नुकीला नहीं है, ये वाला नहीं है, एकदम सीधा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। पठार किसको कहते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, ठंडा के लावा हो जाता, मतलब मैग्मा निकलता है तो बाहर आने के बाद लावा हो जाता है, और जब ये ठंडा जाता है तो चट्टान के रूप ले लेते हैं। अगर ऊपर नोकीला हो तो आग्नेय चट्टान, पर्वत हो जाएगा, और अगर ऊपर से प्लेन हो जाए उसे हम लोग पठार कहेंगे। धारवाड़ का पठार, नागपुर का पठार। और ये सब जानते हैं, ये सब किस लिए प्रसिद्ध है, संसाधन के लिए। इसमें बहुत, मतलब इसमें बहुत सारे क्या है, बहुमूल्य बेशकीमती चीजों से ये सब क्या है, भरा है। धारवाड़ के पठार में क्या है, धारवाड़ की पठार कहाँ पे है, यह कोलार में है, जिसमें क्या है, सोने का खदान है, यानी कि KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहाँ है, कर्नाटक में है। इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो यही क्या हुआ, इस पर फिल्म भी बन गया, हाँ, रॉकी भैया। वायलेंस 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 आई अवॉइड। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा, मतलब अब चल गया होगा। मैग्मा कहेंगे। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम कभी कभी लक्ष्य से भटक जाते हैं और टॉपिक से भी कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, देखिए कोटोपैक्सी जो है यह भी एक प्रकार का क्या है, कोटोपैक्सी यह भी एक प्रकार का आ गया, हाँ, यह भी एक प्रकार का ज्वालामुखी, और ये कहाँ है, इक्वाडोर में है, ठीक है ना। जापान में फ्यूजियामा हो गया फेमस, दक्षिण अफ्रीका में किलिमंजारो, कनाडा में फिलहाल तो हमारे समझ से नहीं है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसके बारे में बताएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, कोटोपैक्सी कहाँ है, तो ये इक्वाडोर में है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ, ज्वालामुखी जो है ना, यह सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ है। ऑप्शन ए हवाई में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी कोलंबिया में, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। बताइए कहाँ है। भूकंपों का देश, ज्वालामुखी का देश किसे कहा जाता है, पता होगा आपको। ज्वालामुखी का सक्रियता, देखिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है ना जापान में है, ठीक है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में है। इससे थोड़ा कम हवाई में है, ये अमेरिका में स्थित हो गया, और जापान में तो ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी है, कहने की तो बातें नहीं है। कोलंबिया, न्यूजीलैंड जो ओशिनिया महाद्वीप में है, तो इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है। क्वेश्चन है यह, किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ओशिनिया में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास में ही न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर तो कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन है।
कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, किलायू यूएस में है, और इसका खिताब इन्हीं के पास में है। किलायू जो है यह अब तक की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? देखिए ये जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी इस तरह से होगा। ठीक है, इधर से क्या होगा, पूरा धधकता हुआ मैग्मा बाहर निकलेगा, और इधर से जो ज्वालामुखी निकला है वह क्या होगा, कुछ दिन के बाद में यह शांत हो जाएगा। तो इसका जो मुंह होगा, जैसे ज्वालामुखी ज्यादातर हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है, इसी टाइप का होता है कि नहीं, इस तरह से होगा। इधर से खूब निकलता है मैग्मा, खूब निकलता है, लेकिन एक समय होता है कि ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है तो इधर से जो गड्ढा था वह क्या हो जाता है, वह मतलब खाली ही रह जाता है। मान लीजिए भीतर से मैग्मा आते हुए आया, यहाँ तक आकर रुक गया। कभी कभी अब कितना इसमें से निकलेगा भाई, सबका तो एक न एक लिमिट होता है ना। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, यह खत्म हो जाएगा। तो ये जो जगह है, यह जगह तो खाली हो गया कि नहीं। अब इस जगह में क्या होगा, देखिए पहले इधर से कभी निकला था, खूब निकला था, चारों तरफ फैला था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। तो अब यह जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहेंगे, तो इस वाला एरिया को हम लोग कहते हैं क्रेटर। ठीक है, और सवाल मतलब हो गया, ये तो खत्म है। ज्वालामुखी कप के आकार को क्या कहते हैं, अबे यार तू क्या, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ये तो हम बता दिए, ज्वालामुखी का जो ये कप होता है, इस कप के आकार का जो ये मुख होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जमीन का मतलब स्थल हो गया, सतह हो गया, इसके ऊपर ये पहाड़ है, पहाड़ यहाँ से क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इधर से ही निकला था, दूर दूर तक इसका लावा भागता है। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो जगह खाली बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रेटर। ऑप्शन नंबर घ पर स्थित है। अधिकेंद्र किसको कहते हैं, भूकंप, एपिसेंटर, भूकंप जहां पर उत्पन्न हो उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। और जब यह उसी के सामने पृथ्वी के सतह पर जब यह भूकंप पहली बार आता है, ठीक है ना, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको एपिसेंटर कहते हैं। उद्गम केंद्र किसको कहते हैं, वही भूकंप जहां पर उत्पन्न हुआ था, यह धरती के नीचे होगा। ठीक है ना, जहां पर हो, प्लेट जहां पर टकराया हो, जहां से उत्पन्न हुआ हो, उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। लेकिन अधिकेंद्र किसे कहेंगे, धरती पर जहां पर ये ऊपर में उठा थी, जैसे ये धरती है, यहाँ पर हो जाएगा यह अधिकेंद्र हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा उद्गम केंद्र, यहाँ से उत्पन्न हुआ था, और यह हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर अधिकेंद्र हो जाएगा। सिंडर शंकु ये तो ऐसे ही दे दिया है, उल्लू बनाने के लिए दिया है। यह कप के आकार का मुंह है, उसको क्या कहेंगे, तो बच्चा लोग क्या करेगा, मार दो इसको, ये लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो पता चलेगा, नहीं तो अरे सर क्रिएटर, इसको क्या कहेंगे, क्रिएटर। इसी में एक और सवाल आ जाता है, मतलब वैसे हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि क्रेटर झील किसे कहते हैं, तो सेम यही है, टोटल चीज यही है। अब इसमें जब पानी जम जाएगा, बरसात जब होगी तो इसमें पानी आएगा ना, अब यह पानी भर जाएगा तो क्या होगा, यह एक झील का रूप ले लेगा, और इस वाला एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेटर। तब हम लोग इसको क्रेटर झील के नाम से जानेंगे। सवाल है क्रेटर झील किसे कहते हैं। सबसे पहले झील समझ लीजिए, झील किसको कहेंगे, यानी कि वैसी जगह जहां पर पानी का जमाव हो और बहुत दिनों से वहां का पानी कहीं गया नहीं हो। आपको पता चलता है यहाँ का पानी कहीं जाएगा, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, जस का तस यथावत रह जाएगा। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, झील, मतलब इस निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे, झील। चूंकि ये क्रेटर के अंदर में है तो इसे क्या कहेंगे, क्रेटर झील कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कहने का मतलब है कि विश्व का जितना भी विशाल पर्वत है, पर्वत में भी वलित पर्वत, याद रखिए। देखिए पर्वत दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वलित पर्वत होगा, वलित मतलब बच्चा पर्वत है, मतलब अभी क्या है, बढ़िए रहा है, वलित है मतलब अभी युवा पर्वत है, ठीक है ना, वलित पर्वत। और एक होगा मतलब सबसे पुराना, बुढ़ा गया है या मरने की स्थिति में चला गया है,
ठीक है ना, यानी कि बहुत पुराना पर्वत हो जाएगा, बूढ़ा पर्वत, मरा हुआ पर्वत, इस सब टाइप का हो जाएगा। तो पर्वत को हम लोग इसी दो श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। तो वलित पर्वत में आ जाता है रॉकी, इंडीज, कॉकेसस और हिमालय रेंज। ठीक है, हिमालय रेंज। ठीक है, वलित पर मतलब ये सब का जो है ना, ये सब अभी निर्माणाधीन है, अभी बनिए रहा है। देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8844 किलोमीटर, हम लोग चौथा पचमा में थे, आज से 15-20 साल पहले तो पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं 8850 किलोमीटर, मतलब बढ़ गया है। इसका मतलब है कि हिमालय का अभी क्या हो रहा है, अभी विस्तार हो रहा है, अभी ये बढ़ ही रहा है। रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, कॉकेसस पर्वत हो गया, ये सब का क्या है, अभी ये सब अभी बच्चा है, ये सब का क्या हो रहा है, अभी निर्माण हो रहा है। एल्पस पर्वत, ये सब का अभी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। पुराना पर्वत में हो गया दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली की पर्वत, कहाँ है ये, भारत में है अरावली। ये कहाँ पे हो गया, यह राजस्थान की तरफ है। ठीक है ना, सतपुरा, विंध्याचल की पर्वत। ठीक है ना, ये सब बहुत पुराना हो गया। जब दुनिया का पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद अगर कोई चीज का निर्माण हुआ, निर्माण के क्रम में, तो इसमें हम लोग का यह जो पर्वत का नाम अभी लिया है अरावली का पर्वत, उसका सबसे पहले जिक्र आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वलित पर्वत कितना पुराना है, तो ये ज्यादा नहीं है, 30 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, और अरावली की जो बात किए हैं वो 350 है। ठीक है ना, 350 मिलियन वर्ष पहले अरावली, सतपुरा का इस सब का निर्माण हुआ था। सोचिए बहुत पुराना, ये तो बच्चा ही है ना इसके सामने, ये कहाँ गया, ये इसके सामने तो क्या है, ये बच्चा ही है ना, कहाँ 350 मिलियन, कहाँ 30 मिलियन। ठीक है ना, इसका आंसर कौन हो जाएगा, घ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, अभी बताया हिमालय, कॉकेसस। अभी हम लोग बात कर रहे थे हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो वलित है। हिमालय के अलावा एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ये सब क्या है, अभी जस्ट निर्माणाधीन है। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत ये भी नहीं होगा। ब्लॉक पर्वत मतलब रुक गया है, ब्लॉक पर्वत अरावली टाइप का, तो वो भी नहीं है। इसका क्या हो रहा है, निर्माण भी हो ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ये तो हो ही गया, वलित पर्वत का। अरे एक ही चीज, चलिए आगे बढ़ जाए। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो यह स्थित है कहाँ। देखिए अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, यह कहाँ स्थित है, यह तंजानिया में है। कहाँ है, तो तंजानिया में है। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, तो तंजानिया में है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें हम क्या बताएं, क्या ही बताएं, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा बनाती है उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाती है उस पर्वत का नाम है पेरिनीज पर्वत। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, सिर्फ पेरिनीज पर्वत है। वैसे यूरोप में और भी पर्वत है, अल्पस पर्वत है, जुरा पर्वत है, अपेनाइस है, यह कहाँ है, यह इटली में है। यह पर्वत अपेनाइस यह कहाँ है, इटली में है। इटली में एक और पर्वत है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली जिसे जिसे मतलब यूरोप का लाइट स्तंभ इस तरह से कहा जाता है। यह इटली में है, क्योंकि कोई भी जो जहाज से समुद्री यात्रा करते हैं तो उनको दिशा का ज्ञान पता नहीं, मतलब नहीं हो पाता है। तो स्ट्राम्बोली जो है इटली के आसपास की जो समुद्री एरिया है वहां पर क्या है, यह ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, जो हमेशा भड़कता रहता है। तो लाइट रात में जो है ना इसका चारों तरफ मतलब बिखरता है, इससे क्या होता है, लोग समझ जाते हैं कि देखो हम लोग इटली के करीब आ गए हैं। तो ये हो गया इटली। अपेनाइंस ये क्या है, ये सब इटली में है, स्ट्राम्बोली। ठीक है, आल्पस पर्वत ये यूरोप में है, इससे भी रिलेट हम कर सकते हैं। नेपोलियन को इसी पर्वत को चढ़ने में जो है ना तकलीफ हुआ था। एक बुढ़िया बोल दी थी कि वापस लौट जाओ, कोई नहीं इसको चढ़ा है, असंभव है। उसके बाद क्या बोला था नेपोलियन कि हमारी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई चीज नहीं है, और चढ़ाई कर दिए थे।
इसी के उत्तर में, अल्पस पर्वत के उत्तर में जूरा पर्वत है, ठीक है ना, और पेरेनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच क्या करता है, सीमा बनाता है। तो हम लोग कभी माउंटेन की क्लास को ना बढ़िया से देख लेंगे, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, कभी आप लोग को टाइम देंगे और एक दिन इसको भी निपटा देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप में अल्पस पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? दोस्तों बताने की जरूरत है क्या, बताइए कितना बार, तीसरा बार ये क्वेश्चन आया है, हम लोग तीसरा बार इसको लिए हैं। ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है, सतपुरा, विंध्याचल और अरावली, ये सब क्या है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाते हैं, हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट डैश देश में है, कहने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट जो है वह किस देश में है, बताइए। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं हम लोग, यह किस देश में है बताइए। देखिए अगर बात होता कि हिमालय, अगर बात होता कि हिमालय किस देश में है, तो हिमालय बहुत लंबा चौड़ा पर्वत श्रृंखला है, यह अफगानिस्तान में भी है, और कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, भारत के अलावा नेपाल, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और कहाँ है, उस तरफ जाइए तो चीन, तिब्बत, बहुत सारे देशों से होकर के हिमालय पर्वत क्या है, मतलब फैली हुई है इन सभी देशों में। लेकिन सवाल है कि माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट नाम का जो चीज है ना, यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, नेपाल में है। और नेपाल के जीडीपी का सबसे बड़ा क्या है, यह कारण भी है, क्योंकि इस पर्वत को मतलब इस चोटी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चूंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो कुछ लोग डेरिंगबाज भी होते हैं जो इस पर चढ़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं और चढ़ते भी हैं क्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है? हिमालय भारत, चीन और बहुत दूर तक फैला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडमान निकोबार में जो पहाड़ी एरिया है वो भी हिमालय का ही रेंज है, मतलब हिमालय इस तरह से उत्तर से आके इधर भी फैला हुआ है, समझ सकते हैं कितना बड़ा है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर हिमालय नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। यह कहाँ है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है यह, ठीक है। कॉकसस पर्वत तो भारत और यूरोप को अलग करता है, अलास्का हो गया यूरोप में। एंडीज पर्वत क्या है, यह एंडीज पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। और यह पर्वत है कहाँ पे, अमेरिका में, एंडीज अमेरिकी महाद्वीप में है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बड़ा उठपटांग है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है भूपृष्ठ, कहने का मतलब कि भूमि का जो पृथ्वी जैसे ये हुआ ना, पृथ्वी का ये हो गया भूपृष्ठ, ठीक है ना, ये हो गया पृथ्वी का भूपृष्ठ, ठीक है ना, से परावर्तित अवरक्त विकिरण, यानी कि सूरज की जो परावर्तित किरण, यानी कि ये तो हो गया आने वाली और ये जाने वाली, यानी कि ये परावर्तित हो गया, क्या हो गया, यह परावर्तित हो गया। तो ये जो परावर्तित किरण है इसका अवशोषण हो जाता है वायुमंडल में, ठीक है ना। हमारे ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, बताइए आपको। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ऊपर बहिर्मंडल, क्या। तो कहने का मतलब कि वायुमंडल में ये चला जाता है और अवशोषित हो जाता है, और इससे हमारे धरती पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी नहीं कहते हैं। सुनामी किसको कहेंगे, जब समुद्र में भूकंप आए, धरती पर होगा तब ना धरती हिलेगा, समुद्र में होगा तो क्या होगा, पानी हिलेगा, और पानी हिलेगा तो भूकंप में कभी नाला उला को देखिएगा क्या वो लोग डांस करता है। सोचिए ये समुद्र में होगा तो ये क्या ही आफत लाएगा। तो क्या होगा, समुद्र में जब भूकंप आता है तो बहुत पानी जो है ना वो एक साथ क्या होता है, आगे बढ़ना शुरू करता है। इस घटना को हम लोग सुनामी कहते हैं। जैसे समुद्र में आप एक शांत जल में, तालाब में आप एक पत्थर फेंकिए, देखते हैं ना चारों तरफ क्या बनता है,
इस तरह से वेव बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पत्थर फेंके तो इस तरह से वेव बनता है। सोचिए समुद्र में अगर यह घटना हो, समुद्र में पानी कितना ज्यादा है और भूकंप कितना भयावह होता है, तो समुद्र का पानी इसी तरह से फैलता है और आसपास के जितने भी स्थलीय एरिया है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो सुनामी आंसर होगा नहीं, सौर तापन, यानी कि सूरज से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम लोग सौर तापन कहते हैं। तो सौर तापन और ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता, कंफ्यूजन फंसने वाला है अभी, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा रहने देते हैं। भूकंपीय प्रभाव, भूकंप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी हटा। सौर तापन अभी हम बताए हैं, सूरज से उत्पन्न होने वाले गर्मी को क्या कहते हैं, सौर तापन। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसी को हम ये जो डिस्कस किया है ना, वो ग्रीन हाउस को रिलेट करता है। अभी जो हम लोग अभी डिस्कशन किए थोड़ा देर, यह किसको, ग्रीन हाउस को क्या करता है, इससे रिलेट करता है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ग, ग्रीन हाउस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। थोड़ा देर पहले हम बताए थे लेकिन जल्दीबाजी में बता दिए हैं। चलिए इसको एक बार अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं। देखिए हमारे पृथ्वी क्या है, चारों तरफ से क्या है, हवा से घेरा हुआ है और यह हवा अलग अलग ऊंचाइयों पर क्या है, सबका अलग अलग क्या है, अलग अलग तरीकों से बटा हुआ है। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर हवाओं का क्या है, एक लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये लेयर कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। पहले भाग को क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में है। ध्रुवों पर कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ध्रुव चपटा है तो वहां पे कम मोटाई हो जाएगा। विषुवत रेखा पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए बताते हैं। एग्जैक्ट इसका नहीं बता सकते हैं, वैसे औसत पूछे तो 14-15 किलोमीटर होता है औसत ऊंचाई। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा समताप मंडल, समताप मंडल। इसके ऊपर समताप के ऊपर, समताप के ऊपर हो जाएगा मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल के ऊपर कौन सा हो जाएगा, मध्य मंडल के ऊपर आ जाएगा आयन मंडल, ठीक है। और आयन मंडल के ऊपर आयन मंडल के ऊपर आ जाएगा बहिर्मंडल, ठीक है ना। इसको याद करने का बड़ा सिंपल, देखिए सबसे ऊपर है, सबसे बाहर है, तो ये तो बाहर वाला हो गया, तो बहिर्मंडल हो गया, ठीक है ना। सबसे बाहर में है ये, कौन सा है, तो बाहर वाला हो गया बहिर्मंडल। नीचे वाला तो याद ही रहेगा, ठीक है ना, नीचे वाला क्या है, याद ही रहेगा। उसके ऊपर वाला क्या होता है, देखिए इसमें तापमान समान होता है। पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती है, हवा का मतलब तेज कम, आंधी तूफान, बारिश, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। जितने भी धूल कण वगैरह जो भी है, वे सभी कहाँ होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तापमान क्या होता है, समान होता है। और क्षोभ मंडल में जितने ऊंचाई पे जाइएगा, हर 160 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद में आपको तापमान में क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस का कमी महसूस होगा। इसलिए ऊंचे जो जगह होते हैं, अधिकतर जो पहाड़ी एरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। और पहाड़ी एरिया में ठंडा होने का कारण यही है, क्योंकि पहाड़ हमारे क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई पर होता है। तो ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा, वहां पे ठंडा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग सोचते हैं क्या, बचपन में हम लोग के दिमाग में एक सवाल आता था कि बेचारा जो वायुयान में सफर करता है उसको कितना गर्मी महसूस होता होगा। वैज्ञानिक लोग को ना गलती किया है, उस सबको ना रात में प्लेन उड़ाना चाहिए। अब समझ में आया है क्या, कि ऊपर में तो ठंडा रहता है, एसी का इस्तेमाल ऊपर भी होता है, लेकिन ठंडा से बचने के लिए ऊपर में तापमान रहता है -94, 95, 97, ठंडा से बचने के लिए। समताप मंडल में इसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना, लगभग समझिए तो -40 से ऊपर ही रहता है, 60, 70, 80, 90 इस तरह से इसका रहता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल के बाद आ जाता है समताप मंडल, जिसे हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं, जो सूरज से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर हो गया मध्य मंडल। देखिए नीचे से यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा। देखिए यह बीच में है ना,
ऊपर से गिने तो 1 2 3, नीचे से भी गिने तो 1 2 3, यानी कि ये बीच में आ जाता है तो बीच वाला है तो इसका नाम हो गया मध्य मंडल। कितना सिंपल है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। कहने का मतलब कि बहिर्मंडल, आयन मंडल और नीचे वाला हम लोग जिसमें रहते हैं उसका नाम कैसे भूल सकते हैं। तो नीचे वाला का नाम तो हम लोग को पता ही, हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। और तीसरा नंबर पर जो आएगा वह क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। और जो सबसे बाहर वाला है वो हो गया बहिर्मंडल। तो 3 वो तो ऐसे ही निपट गया। बचा कौन, क्षोभ के बाद जिनमें वायुयान चलता है उसको हम लोग कहते हैं आयन, मतलब ओजोन मंडल या समताप मंडल। और एक मध्य मंडल के बाद आएगा, यानी कि तीसरा के बाद चौथा नंबर पर आएगा, वह क्या होता है, उसका नाम है आयन मंडल। उसकी खासियत क्या है, तो उसमें मतलब मौसम का क्या करते हैं, पूर्वानुमान करने के लिए, या हम लोग जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं वो सब क्या होता है, आयन मंडल में चला जाता है। रेडियो तरंगे वगैरह सब कुछ कहाँ से आता है, तो आयन मंडल से आता है। तो पांचों मंडल हम लोग समझ गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले क्षोभ, उसके बाद समताप, फिर मध्य, फिर आयन, फिर बहिर। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। क्षोभ मंडल सही है, समताप सही है, उसके बाद आयन, ले यहाँ पे कर दिया कांड। होना क्या चाहिए, मध्य मंडल होना चाहिए। पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, इसको पहले ही भेज दिया भाई, क्या है, इससे पहले क्षोभ होना चाहिए ना, गलत हो गया। चलिए ऑप्शन ग देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। सही है, हाँ सही है। नहीं है तो एक और ऑप्शन डाल दीजिए, इसके बाद हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, समताप मंडल पहले ही कहता है कि हम आंसर ही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि, देखिए बात तो सही है, क्षोभ मंडल जो है क्या है, ये हमारा हो गया पृथ्वी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधा, आदमी, उसके अलावा हाथी, ये सब क्या होता है, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या होता है, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। बादल वगैरह ये सब कहाँ है, ये सभी क्षोभ मंडल में ही है। बिजली का कड़कना ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। देखिए गर्मी हम लोगों को सूरज के नजदीकी या दूरी के कारण नहीं लगता है, कल के वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छा से समझे थे। गर्मी क्यों लगता है, हमारे आसपास, जैसे मान लीजिए हम लोग करकट के घर में है, ठीक है, और गर्मी सेम है, धूप सेम है, सब कुछ सही है, और एक आदमी पेड़ के नीचे है और एक आदमी खूब बढ़िया आलिशान घर में है लेकिन एसी वगैरह नहीं चल रहा है, बताइए सबसे ज्यादा गर्म किसको लगेगा। करकट वाला ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आदमी को ज्यादा गर्मी महसूस कराएगा क्या। तो हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती है ना, इसके वजह से हम लोग को गर्मी ज्यादा लगता है। तो क्षोभ मंडल में तो वो सब कुछ है, सारा ईंटा का घर वगैरह सब कुछ। अगर एक ही रूम में 500 आदमी को ठूंस दिया जाए तो सबके शरीर के टेम्परेचर से भी क्या होगा, उमस फैल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, इस सभी चीजों को क्या करेंगे हम लोग, छोड़ते चले जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग को ठंडा का अनुभूति होने लगेगा। तो हम लोग को क्षोभ मंडल में जितना ऊपर जाएंगे क्या होगा, ठंडा में मतलब बढ़ोतरी हम लोग को मिलेगा। समताप मंडल में क्या हो जाता है, समान ताप रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। सवाल था कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकट है, तो नहीं, सूर्य के निकट दूरी से कुछ नहीं होता है, सबसे दूरी में है यह। और ओजोन मंडल तो थोड़ा करीब में है, फिर भी यहाँ पर क्या है, ठंडा ज्यादा है। इसमें आवेशित कण है, नहीं, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, सही बात है। हमारे पृथ्वी का ये जो सरफेस है ना, ये सतह, यह गर्म हो जाता है जिसके वजह से क्या हो जाता है, हम लोग को गर्मी लगना शुरू हो जाता है। क्या इसमें उष्मा पैदा होता है, हमारे धरती के सतह पर उष्मा पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। हमारे धरती के वैसे भीतर में, ठीक है ना, कोर में सबसे ज्यादा गर्मी है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये ऊपर तक पहुंचता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। कहने का मतलब कि जो 5 मंडल है वायुमंडल का, जो 5 परत है,
कौन कौन? क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। इसमें सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? क्षोभ मंडल में क्या है? बहुत सारे गैसेज हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, 1% में बाकी सभी गैसें, और धूलकण भी है। क्या है? ओजोन मंडल में सिर्फ ओजोन का, ऑक्सीजन का तीसरा हमको मतलब क्या, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन भरा हुआ है। उसके बाद मध्य मंडल में, उसमें और कम घनत्व मिलेगा। आयन मंडल में और कम मिलेगा। बहिर्मंडल में बहुत कम, नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ मिलने वाला है हम लोग को? यानी कि जितने भी हवा वाला कार्यक्रम चलता है वो सब कहाँ चलता है? क्षोभ मंडल में चलता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व भी कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में ही होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मतलब में से किसके कारण होता है? हाँ सही है, क्वेश्चन तो सही है। हमारे वायुमंडल में मौसम परिवर्तन जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। सब कुछ क्षोभ मंडल में ही होता है। मध्य मंडल में कुछ नहीं होता है, आयन मंडल में कुछ नहीं होता है, समताप मंडल का तापमान समान रहता है। तो परिवर्तन क्या होगा? आयन मंडल में कुछ नहीं होता है, मध्य मंडल बीच में है, कुछ नहीं होता है। सारा कांड कहाँ होता है? सॉरी, सारा कांड कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। हवा का बहना, बिजली का गरजना, वायुमंडल सब, मतलब क्या बोले, इसमें जितने भी प्रक्रिया होती है, धूलकण, आंधी तूफान, वर्षा, बादल, ये सभी कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में तो नहीं पाई जाती है। अब इतना डिस्कशन करने के बाद भी ये सवाल आए, मध्य मंडल में नहीं, समताप मंडल, बाह्य मंडल में कुछ नहीं होता है, समताप मंडल में होता है। ठीक है ना, समताप मंडल को ही हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं। यह कैमा नंबर पर आता है? दूसरा नंबर पर आता है। बाह्य वाला 5वां नंबर पर आता है, मध्य मंडल तीसरा नंबर पर आता है, और क्षोभ मंडल पहला नंबर पर आता है। इसके अलावा चौथा वाला आप लोग बताइए कौन होगा? आयन मंडल। भूल गए? आयन मंडल चौथा नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल का काम ही है वही, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेना। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में दोस्तों क्या होता है? तो आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है, जिससे हम लोग को रेडियो तरंगे मिलती है, जिससे हम लोग अपने घर पर रेडियो, मोबाइल वगैरह क्या करते हैं? देख पाते हैं, या चला पाते हैं, या बात कर पाते हैं। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है? इसको हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। और वायु मतलब विमान जो है यह कहाँ चलता है? समताप मंडल में ही चलता है, यानी कि ओजोन मंडल में भी। जितने भी पृथ्वी पर मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो भी घटनाएं होते हैं, वो सभी कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। बिजली का गरजना, बादल फटना, जो भी है वो सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में विमान चलता है, क्योंकि यहाँ पर बादल वगैरह कुछ नहीं होता है, हवा भी ज्यादा डेंस नहीं होता है, जिस वजह से विमान को आगे बढ़ने में क्या होता है? ड्रैग का कम सामना करना पड़ता है, और विमान बहुत कम ईंधन में अपने डेस्टिनेशन तक क्या होता है? पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो विमान को देखिएगा जैसे टेकअप करता है वो क्या करता है? तुरंत समताप मंडल में जाने की कोशिश करता है। समताप मंडल में जाने के बाद में पता ही नहीं चलता है कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं। बगल में किसी दूसरे प्लेन को देखेंगे तब समझ में आता है कि अरे ये तो देखो इतना तेजी से जा रहा है। ठीक है ना, तो समताप मंडल क्या होगा? कौन सी वातावरणीय परत, मतलब है क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि ओजोन मंडल। समताप मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आ गया, समताप मंडल में जेट विमान जो होता है, वायुयान होता है ना, प्लेन जो होता है, उसको उड़ाने के लिए सबसे अनुकूलित
मंडल मतलब सबसे अनुकूलित जगह उसको माना जाता है। तो उसको क्यों माना जाता है, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन क नंबर पर है कि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। गलत है ये, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ओजोन है तो क्या होगा, ईंधन कम खपत होगा, ऐसी बात नहीं है। इस परत में तापमान समान रहते हैं। हाँ, तापमान तो समान रहते हैं, लेकिन तापमान से स्पीड का क्या क्या लेना देना है, आदमी थोड़ी ना है। गर्मी रहेगा तो ज्यादा तेज दौड़ लेगा, ठंडा होगा कम, ऐसा नहीं होगा कुछ। यह परत विमान भेदी शस्त्रों के मारक क्षमता के बाहर होता है। ऐसा है क्या, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है। अंतरिक्ष में रहेगा ना, चांद पर अगर कोई चक्कर लगा रहा होगा उसको भी मार के गिरा देगा। अब जो सैटेलाइट है, जो कोई उपग्रह है, कोई भारत पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको मार के गिरा देता है कि नहीं। तो ये तो ये क्या है, ओजोन से भी ऊपर होता है, तो ओजोन में कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर कोई चाह ले किसी टारगेट को हिट करना, तो ऐसे खतरनाक, जिसकी क्षमता कितना है 5000 किलोमीटर तक है। हमारे भारत का अगर पृथ्वी मिसाइल को ले लें तो इसकी क्षमता कितना है 5000 किलोमीटर। मतलब ये तो कहने के लिए, क्षमता तो और ज्यादा, इसका रेंज तो और ज्यादा हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग को ज्यादा पता नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है कि इस परत में बादल तथा अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। यह एकदम सही है, क्योंकि ओजोन मंडल में यानी कि समताप मंडल में क्या होता है, बादल और अन्य मौसम संबंधी घटनाएं क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। वहां का वेदर एकदम क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है, किसी भी हवा का ड्रैग का सामना नहीं करना पड़ता है। प्लेन एकदम मक्खन की जैसे चलता है, पैसेंजर को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। तो दोस्तों, ये जो 3 चैप्टर से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे थे, बीपीएससी, आईएएस और एसएससी, इसके अलावा आरआरबी में भी जो भी क्वेश्चन थे, तो इस सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है और इसका फुल डिस्कशन यहाँ पे मैंने अभी करके आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।